प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। हाय दोस्तों, ये हैं आपकी इकोनॉमी जो यूपी ट्रिपल एससी ने के द्वारा पूछे गए हैं। बैंक दर का अर्थ है, तो बैंक दर का क्या अर्थ होता है? बैंक दर का अर्थ होता है देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सृजन पर क्या असर होगा? आरबीआई नगद कोषानुपात घटा दे तो साख सृजन पर क्या असर होगा? वो बढ़ जाएगी। साख सृजन क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? वो किस प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है। 100 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? ये सभी लोग जानते हैं। 100 रुपए के नोट पर जो हस्ताक्षर होते हैं वो होते हैं आपके आरबीआई गवर्नर के होते हैं। फेमा का पूर्ण रूप क्या है? फेमा का जो पूर्ण रूप है वो है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फेमा होती है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी? किसके बढ़ने पर? नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति। नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति। भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी होती है? तो जो भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करती है वो होती है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम जो है वो है तृतीयक क्षेत्र है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? तो 1991 के दौरान जो प्रधानमंत्री थे वो थे पीवी नरसिंह राव। और इन्हीं ने ही पंचायती राज व्यवस्था लागू करवाई थी जो 1992 में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारत की वर्तमान औद्योगिक नीति अधिक उन्मुख है। कैसी है? वैश्वीकरण की ओर है। जो भारत की वर्तमान औद्योगिक नीति है वो वैश्वीकरण की ओर है। क्वेश्चन नंबर 12 है BIFR संबंधित है। BIFR किससे संबंधित है? तो ये है रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के पुनर्निर्माण से। रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के पुनर्निर्माण से। भारत में नई आर्थिक नीति कब अपनाई गई? तो भारत में नई आर्थिक नीति जो अपनाई गई है वो कब अपनाई गई? 1991 में। पीवी नरसिंह राव उस समय प्रधानमंत्री थे। भारत में नई औद्योगिक नीति घोषणा का वर्ष था तो वो तो 1991 है ही है। कृषि उत्पाद बेचने के लिए एक नया मंच भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया। इस नए मंच को दिया गया नाम क्या है? इस नए मंच को क्या नाम दिया गया? इस नए मंच को नाम दिया गया ई रकम। क्या नाम दिया गया है? ई रकम इसका नाम दिया गया है। अधिक अन्न उपजाओ अभियान किस वर्ष में आरंभ किया गया? तो जी किया गया था 1948 में अधिक अन्न उपजाओ अभियान। भारत सरकार द्वारा ई रकम नामक एक नया प्लेटफार्म किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया है? ये किया गया है कृषि उत्पाद बेचने के लिए। ई रकम प्लेटफार्म किसके लिए शुरू किया गया? कृषि उत्पाद बेचने के लिए। भारत के सकल घरेलू उत्पाद 2019 में कृषि संबंध क्षेत्र द्वारा कुल कितने प्रतिशत भाग का योगदान प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है 15.87%। 15.87%।
भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? इसके चारों कथन सही हैं। अब देख लेंगे। सार्वजनिक उपयोगिता संसाधन प्रदान करना, सामाजिक और आर्थिक ऊपरी पूंजी का निर्माण करना, संतुलित क्षेत्रीय और क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करना, समतावादी लक्ष्यों को आगे बढ़ाना। ये चारों इसके कथन सही है। सार्वजनिक निजी भागीदारी पर आधारित अवसंरचना विकास में पुनर्लोकन का परिष्करण हेतु गठित समिति का अध्यक्ष कौन था? तो इसके अध्यक्ष थे बी केलकर। ठीक है। ट्रिपल पी के अध्यक्ष कौन थे? बी केलकर। निम्नांकित, अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से किस क्रांति ने तिलहन के उत्पाद में वृद्धि उत्पन्न की है? तो किसने की है? पीली क्रांति ने। पीली क्रांति से ही तिलहन के उत्पादन में वृद्धि हुई है। हरित क्रांति से भारत के कौन से राज्य सर्वाधिक लाभान्वित हुए हैं? सबसे ज्यादा किन राज्यों को लाभ हुआ है हरित क्रांति से? ये हुआ आपका पंजाब, हरियाणा और अपना पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ठीक है। दिए गए कूट की सहायता से हरित क्रांति के घटक चुनिए। तो इसके दो घटक सही हैं, पहला और दूसरा। उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीज और सिंचाई। हरित क्रांति के दो घटक कौन कौन से हैं? भाई, हरित क्रांति पर प्रभाव क्यों पड़ा था? क्योंकि उच्च उत्पादन वाले हाइब्रिड जो बीज आए थे उससे हरित क्रांति पर प्रभाव पड़ा था, और सिंचाई की सुविधा अच्छी हो गई थी, थोड़ी बेहतर हो गई थी, इसलिए हरित क्रांति पर प्रभाव पड़ा था। भारत की पंचवर्षीय योजना को रूस से अपनाया गया था। उस रूसी नेता का नाम जिसने पहली बार रूस में पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण को समझाया था, उसका नाम क्या? जोसेफ स्टालिन। उसका नाम क्या था भाई? जोसेफ स्टालिन नाम था उनका। वर्तमान में भारत में कौन सी पंचवर्षीय लागू है? तो भैया इस क्वेश्चन के अनुसार जो 2015 में, तो उस समय तो लागू थी आपकी 12वीं पंचवर्षीय योजना, लेकिन वर्तमान में कोई भी पंचवर्षीय योजना लागू नहीं है, सभी पंचवर्षीय योजनाएं बंद कर दी गई हैं। वर्तमान में सभी पंचवर्षीय योजनाएं बंद कर दी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 26, भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भारत योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है तेज, सतत और अधिक सम्मिलित विकास। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो ये आप सभी लोग जानते हैं, गरीबी हटाओ को नारा जो दिया गया था वो 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। गरीब हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में। मिश्रित अर्ध व्यवसायी से तात्पर्य है? तो किससे तात्पर्य है? सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। तो मिश्रित अर्ध व्यवसायी क्या होते हैं? अर्थ व्यवसायी जो होते हैं सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण क्या है? भारत में सब लोग जानते हो कैसी अर्थव्यवस्था है। हमारे भारत में जो अर्थव्यवस्था है वो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कैसी है भाइयों? मिश्रित अर्थव्यवस्था। आयात निर्यात एग्जिम बैंक की स्थापना हुई थी। तो भाई आयात निर्यात, ठीक है, बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1982 में हुई थी। आयात निर्यात बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1982 में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1935 में। अगला, वह कौन सी प्रथम माइक्रो वित्त कंपनी है जो भारत में अगस्त 2015 में एक बैंक के रूप में परिवर्तित हो गई? वो थी बंधन बैंक। कौन सी थी आपकी? बंधन बैंक थी। ऐसा राज्य जहां कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है, तो ऐसा राज्य जहां कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है वो कौन सा है?
सिक्किम राज्य है जहाँ कोई भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है, और नागालैंड में कोई भी पंचायती राज संस्था नहीं है। वाणिज्य बैंकों के दूसरे राष्ट्रीयकरण में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, तो दूसरे राष्ट्रीयकरण में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया था। जुलाई 2018 के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन हैं? तो भाई 2018 के अनुसार तो जो है वो तो वैसे भी उर्जित आर पटेल हैं। ठीक है। संसद के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ सहायक बैंकों को मर्ज करने के लिए स्टेट बैंक निरस्त और संशोधन विधेयक 2017 पारित किया गया। ठीक है, ये पारित किया गया था। 6 सहायक बैंकों को मर्ज करने के लिए पारित किया गया था। कितने बैंकों को? 6 सहायक बैंकों को। किस अधिनियम में ऐसा प्रावधान है जो भारत सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक को निर्देश जारी करने का अधिकार होता है? तो वो होती है आरबीआई की धारा, आरबीआई अधिनियम की धारा 7। ठीक है। आरबीआई की जब स्थापना हुई तब इसका केंद्रीय कार्यालय कहाँ पर स्थापित था? तो जब आरबीआई की स्थापना हुई थी तो इसका केंद्रीय कार्यालय था कोलकाता में। भारत में बैंकिंग लोकपाल के बारे में कौन सा कथन सही है? तो बैंकिंग लोकपाल के बारे में हमारा पहला ही कथन सही है। बैंकिंग लोकपाल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नियुक्त एक वरिष्ठ अधिकारी है जो ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करता है। अगला, भारत में इनमें से कौन सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है? तो सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा नहीं है? केवल फेडरल बैंक जो है वो सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है। इलाहाबाद बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक, एसबीआई बैंक, ठीक है, यूनियन बैंक, ये सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है, लेकिन फेडरल बैंक जो है वो सार्वजनिक क्षेत्र का। भारत में हरित क्रांति के प्रणेता कौन थे? ये थे स्वामीनाथन थे, एमएस स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो सभी सुमेलित हैं, केवल हमारा नीली क्रांति जो है वो मत्स्य पालन से है। किससे? नीली क्रांति मत्स्य पालन से है। आगे सभी देख लेंगे। सुनहरी क्रांति जो है वो उद्यान से है, श्वेत क्रांति दूध से है, हरित क्रांति कृषि से है, लेकिन नीली क्रांति मत्स्य पालन से है। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव महसूस किया गया। तो हरित क्रांति का जो प्रभाव, सबसे अधिक प्रभाव किसमें महसूस किया गया था? तो ये किया गया था आपका गेहूं के उत्पादन में। ऑपरेशन फ्लड सेकंड का निम्न में से किससे संबंध है? तो ऑपरेशन फ्लड जो है वो दुग्ध आपूर्ति से संबंधित है, आप सभी को पता है। भारत में निम्नलिखित में से किस बैंक ने सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं की पेशकश की थी? वो था हमारा आईसीआईसीआई बैंक। ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक ने ही क्या किया था? इंटरनेट बैंकिंग सेवा की शुरुआत की थी। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो वो तो भाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, सबसे बड़ा बैंक, जानते हो। द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण के पश्चात क्या नाम दिया गया था? ये दिया गया था भारतीय स्टेट बैंक, इसका नाम दिया गया था। भारतीय स्टेट बैंक का पहले नाम क्या था? द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। भारत में कृषि और संबंधित कार्यकलापों को निम्नलिखित किसके द्वारा सबसे अधिक उद्यान प्रदान किया गया? ये किया गया आपको वाणिज्यिक बैंकों द्वारा। मतलब कृषि क्षेत्र में जो निवेश करती है सबसे ज्यादा वो करती है आपकी वाणिज्यिक बैंकें करती हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 49 है, कृषि निर्यात नीति 2018 का लक्ष्य वर्ष 2022 तक भारत के कृषि निर्यात को यूएसएस तक बढ़ाना है। तो कितने तक बढ़ाना है आपका? 60 बिलियन से अधिक करना है। कृषि निर्यात को कितना करना है? 60 बिलियन से अधिक करना है।
विशेष कृषि क्षेत्र स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन है? तो विशेष कृषि स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य उत्तराखंड। इनमें से कौन सा भारत में कृषि विपणन के मुख्य दोषों में से एक नहीं है? वो कौन सा नहीं है? अनुकूलन मंडी एक मुख्य दोष नहीं है, अनुकूलन मंडी। भारत में नई केंद्रीय सरकारी संगठन भारत में कई केंद्रीय सरकारी संगठन है जो कृषि विपणन में शामिल हैं। इनमें से कौन सा ऐसा संगठन नहीं है? इनमें से कौन सा ऐसा संगठन नहीं है जो कृषि विपणन में शामिल नहीं है? तो वो है वो है भारत के कृषि निगम। आपके कौन से हैं? भारत के कृषि निगम। खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति वर्ष कौन घोषित करता है? तो ये करता है आपका कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन लागू करता है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 14 जनवरी 1965 को की गई थी। भारतीय खाद्य निगम 14 जनवरी 1965। भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है। तो कृषि आयकर किस पे लगाया जा सकता है? ये लगा भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब की गई? ये की गई आपकी 14 जनवरी 1965 में। 14 जनवरी 1965 में भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की गई थी। भारत में कृषि आयकर लगाया लगाया जा सकता है। तो ये लगाया जा सकता है किसके द्वारा? केंद्र सरकार द्वारा कृषि आयकर लगाया जा सकता है। कृषि विपणन की आधारभूत संरचना AMI कब से प्रभावी हुई है? तो ये कब से प्रभावी हुई है? अप्रैल 2014 से प्रभावी हुई है। राष्ट्रीय कृषि बाजार क्या है? ये राष्ट्रीय कृषि बाजार आपका ऑप्शन सी कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय ई व्यापार मंच है। राष्ट्रीय कृषि बाजार NAM क्या है? तो ये है आपका कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय ई व्यापार मंच। कृषि में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार स्टार्टअप और उन्हें संभावित निवेशकों से जुड़ने में सक्षम बनाने के लिए एक नया कार्यक्रम शुरू कर रही है। इस कार्यक्रम के क्या कहा जाता है? इस कार्यक्रम को क्या कहा जाता है? एग्री उड़ान। इस कार्यक्रम को कहा जाएगा एग्री उड़ान कहा जाएगा। शहरों के बाहर आर्थिक सुअवसर बनाने के लिए मॉडल शहरी आधारभूत संरचना और सेवाएं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित करने का प्रस्ताव रखता है। तो वो क्या प्रस्ताव रखता है? आपका ये है पूरा कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन अमृत किस मंत्रालय के अधीन है? तो ये किस मंत्रालय के अधीन है? ये आवास और शहरी मामलों के अधीन आता है। रोजगार के अवसरों की कमी की सबसे सही व्याख्या है। तो सबसे सही व्याख्या क्या है इसकी? ये है आपकी सही व्याख्या श्रमिक जितना काम करने में सक्षम है उससे कम कम कर रहे हैं। दोबारा फिर से देखेंगे। रोजगार के अवसरों की कमी की सबसे सही व्याख्या क्या? श्रमिक जितना काम करने में सक्षम है उससे कम कर रहे हैं। अगला है प्रधानमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना
के अंतर्गत महिला शक्ति केंद्र को निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित किया गया है? 2017-18। प्रधानमंत्री किसान योजना के अनुसार 31 मई 2019 को संशोधित नई केंद्र सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में यह प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। क्या लिया गया है? ऑप्शन डी सही है। सभी किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए दिए जाएंगे। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 को पेश किया गया था। तो जीएसटी कब से लागू की गई है? आपकी 1 जुलाई 2017 से। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी को कितने घटकों में विभाजित किया गया है? तो जीएसटी को 3 घटकों में विभाजित किया गया है। वर्तमान में वस्तु एवं सेवा कर गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी नामक नई कर व्यवस्था के लिए उच्चतम प्रतिशत स्लैब कितना है? ये 28% है। कितना है? 28%। भारत में किस राज्य सर्वप्रथम जीएसटी की पुष्टि की गई है? सर्वप्रथम किस राज्य में सर्वप्रथम जीएसटी की पुष्टि की गई है? वो की गई है आपकी असम में। केंद्रीय वित्त मंत्री ने किसे 19 फरवरी 2016 के जीएसटी पर बनी राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया था? तो किसे नियुक्त किया गया था? अमित मित्रा को।